लाखों उदाहरण मैं दूं। हमारे यहाँ जैसे तमाम नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। जो लड़के पीएचडी किए हैं, एमफिल किए हैं, एलएलएम किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अभी सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली थी, मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्य मानोगे। बीएड किए हुए छात्र, एमएड किए हुए छात्र, पीएचडी किए हुए छात्र सफाई कर्मचारी के लिए वैकेंसी भर रहे हैं। और सूबे का मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कहते हैं कि हमको योग्य लड़के नहीं मिल रहे हैं। बताओ, योग्यता की कमी है? आप एक मास्टर बनने के लिए इतनी योग्यताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले वह बीएड करे, फिर आप टेट क्वालिफाई करे, फिर उसमें भी आप मेरिट बना रहे हो। तमाम प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद आप रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है। यही बाबा जी टीवी पर बैठकर भाषण दे रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 करोड़ है ना? तो बताइए 40 लाख करोड़ों को रोजगार कहां से दे दिए? कहने का मतलब इनका कोई वजूद नहीं है। ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ये कब क्या बोल देंगे कोई नहीं जानता। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, युवाओं से खास तौर से मैं गुजारिश करता हूं, आज की लड़ाई कोई लड़ने नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। आज भागीदारी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के 12 राज्यों में आपके हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इसी भाजपा सरकार 2017 में था। हमारा जो विभाग था पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त विकास निगम, हमारे यहां से पिछड़ी जाति का लोन फाइनेंस हो रहा था और हमने इतना बड़ा विभाग छोड़कर इस्तीफा इस सवाल को लेकर दे दिया कि आप जैसे नौजवान साथी, हमारी जो बहनें, हमारे नौजवान साथी जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, डीएम, इंस्पेक्टर कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर जब मैं सरकार से लड़ता था तब भाजपा का नेता कहते थे आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नौजवानों को रोजगार दिलाना, उनके हिस्सेदारी की आवाज उठाना क्या सरकार का विरोध करना होता है? क्या हम आपकी वोट देने की मशीन है? चुनाव आ जाए वोट दे दीजिए, लेकिन हिस्सेदारी मत मांगिए। अगर आपने हिस्सेदारी मांग लिया तो जान लीजिए आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आप बाहर मत जाओ। मैं इसी राय बदलने की बात करता हूं। आप तहसीलों पर, मंडलों पर, मुख्यालयों पर चले जाओ, स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, थाने चौकी पर चले जाओ, आप देखो कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। किसी गांव में चले जाओ, अगर उस गांव में 100 युवा साथी हैं तो शायद 21 बेचारे कहीं नौकरी को दिखते हैं। बोले गलत कहा हूं? बाकी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। माननीय अमित शाह जी कहते हैं पकौड़ा बेचो। बताओ, पकौड़ा बेचने से देश चलेगा? भागीदारी पार्टी जिसकी लड़ाई लड़ रही है, जब मैं सरकार में था तो डंके की चोट पर अपनी आवाज उठाता था और कहता था कि उत्तर प्रदेश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करो। आप पूरे प्रदेश का सर्वे कराओ, अगर एक देश है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति है, तो बताइए शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज गांव में आप चले जाओ, आप खुद सर्वे करके देखो, जो प्राथमिक स्कूल है, बताइए प्राइमरी में अमीर का बेटा पढ़ता है कि गरीब का बेटा पढ़ता है? गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है? जब बच्चा हाई स्कूल इंटर पास करके निकलता है, जब वो नौकरी के लिए कंपटीशन में बैठता है तो दोनों के लिए एक पेपर आता है। कैसे कंप्यूटर पढ़ने वाला और कैसे कंप्यूटर पढ़ने वाला, दोनों के लिए एक पेपर आता है। कंप्यूटर पढ़ने वाला पास हो जाता है, कंप्यूटर पढ़ने वाला फेल हो जाता है। यही बात मैंने कहा कि अगर एक देश में एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति है, प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है, तो बताइए शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने कहा कि जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू करके
तो क्या किसी एक जाति का फायदा होगा क्या? बोले किसी एक जाति का फायदा होगा क्या? इसमें तमाम जाति धर्म के जितने भी लोग हैं, जो उपेक्षित हैं, जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। आप बताओ किसी सामान्य कॉन्वेंट स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जब आप एडमिशन कराने जाते हो तो 3,000-3,500 रुपया मंथली फीस लेता है। ये देखिए हमारे बगल में कीर्ति भाई साहब बैठे हैं, इनके यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है। अब इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे फीस कितनी है। बताओ, जो प्राइमरी में टीचर पढ़ाता है 80,000 रुपया सरकार से सैलरी देता है, वह भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाता है, वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है। इसलिए भागीदारी पार्टी ये चाहती है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी की सरकार बनाओगे उस दिन इस प्रदेश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करने का काम भागीदारी पार्टी द्वारा किया जाएगा। ये हम चाहते हैं। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि बताइए यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में शराब पीते हैं। कह रहे थे ना, हमारी भी वही लड़ाई है, हम भी वही चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा जब मैं अगर कभी प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहला काम शराब बंद कराया जाए। बताइए 9 साल केंद्र में उनकी सरकार पूरा कर लिया। बताइए उत्तर प्रदेश में शराब बंद हुई क्या? बोला शराब बंद हुई? नहीं हुई। आपके पड़ोसी राज्य बिहार में शराब बंद है, आंध्र प्रदेश में बंद है, गुजरात में बंद है, केरल में बंद है, कर्नाटक में बंद है। भारत के 12 राज्यों में शराब बंद है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो? आप उठाए तो सभी लोग चाहते हैं। ऐसे कुछ नौजवान साथी शराब पीते होंगे तो मरे मरगरिया पी रहे होंगे कि तो नेतवा बढ़िया पर्चा खोल दिया है। बोलिए, हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो, लेकिन बाबा जी और मोदी जी दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में 2 बड़ा विभाग चलाते हैं शराब बेचने के लिए। एक मद्यपान निषेध विभाग और एक आबकारी विभाग। मद्यपान निषेध विभाग कहता है शराब पीना विश्व भी भयंकर है, शराब मत पियो, शराब पीने से व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और आबकारी विभाग कहता है कि जिसके पास माल ज्यादा हो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें शराब बेचने का लाइसेंस देते हैं। आप बताओ, एक ही प्रदेश में 2 नीतियों, जो गरीब बेचारा 200, 300, 500 रुपए की मजदूरी करता है, जो हमारा नौजवान साथी पढ़ लिख करके रोजगार ढूंढ रहा है, 300, 500 रुपए की मजदूरी करता है, शाम को उसको 200 रुपया का शराब चाहिए, 200 रुपया का मुर्गा चाहिए, 50 रुपया घट जाएगा तो विमलेश भाई यहाँ चला जाएगा कि कहीं से जुगाड़ रह जाए। अगर ये शराब बंद कर दिया जाए तो जो पैसा वो शराब पीने में खर्च करता है, अगर वही पैसा अपने बच्चों को, अपने भाइयों के अच्छा एजुकेशन देने में खर्च करे तो उसका बेटा बेटी भी पढ़ लिखकर मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बन सकता है। हम ये चाहते हैं। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर कोई चीज निःशुल्क देनी है तो शिक्षा दीजिए, लेकिन शराब इतनी महंगी होने के बाद भी लोग शराब पी रहे हैं। अगर ये शराब बंद कर दिया जाए तो बताइए देश का कल्याण होगा कि नहीं होगा? तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जो जिनको रोजगार नहीं मिलता, वो अवसाद का शिकार हो जाते हैं और अवसाद का शिकार होने के बाद वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। आज मैं देखता हूं जहां कहीं शादी विवाह होता है 90% युवा शराब का सेवन करते हैं, बियर पीते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं साथियों कि अगर इसमें से जो भी साथी आए हैं, अगर कोई शराब पीता है तो भाई देखो शराब बंद कर दीजिए। आप कल्पना करो कि जिसके घर में जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका भाई जब शराब पीकर घर में आता है और माताओं बहनों के साथ भद्रतापूर्वक व्यवहार करता है, आप बताओ उनके ऊपर क्या बीतती है, क्या बीतती है उनके ऊपर। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि भाई देखो शराब बंद होना चाहिए। तो बताइए उत्तर प्रदेश में शराब बंद कर दिया जाए तब बोलो सही है कि नहीं सही रहेगा? कितने लोग चाहते हैं कि सही रहेगा? सब लोग चाहते हैं। तो बोलिए कि भागीदारी
मंत्री विधायक सांसदों की पेंशन बंद कर दिया जाए, अब बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि सही रहेगा? हाथ उठाएं तो। अब देखा हमारे बगल में अमेठी के लोकसभा प्रत्याशी भाई खड़े हो गए लालजी जी, ये आपके अमेठी के लोकसभा प्रत्याशी, ये थोड़ा युवा है कि नहीं है? इधर भाई फतेहपुर के लोकसभा प्रत्याशी मोतीलाल वाल्मीकि जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके नाम पर आप लोग। ये देखिए दो लोकसभा प्रत्याशी आप लोगों के बीच में यहाँ जगह है। ये लोग भी सोच रहे होंगे कि यार नेता तो बढ़िया मोर्चा खोल दिया है, ये पेंशन ही बंद करा देगा तो चौधरी के लिए हम लोग परेशान है, जुगाड़ बेकार हो जाएगा। सोच रहे होंगे ये लोग। बैठ जाइए भाई, हमारी लड़ाई यही है कि उत्तर प्रदेश में मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करो। एक बार कोई विधायक बन गया तो 5 साल सरकार उसको पेंशन देती है, दोबारा विधायक बन गया तो पहली पेंशन तो मिलेगी, दूसरी की भी उसमें जुड़ जाती है। खुदा न खास्ता सांसद बन गया तो विधायक की भी पेंशन, सांसद की भी पेंशन, अब मंत्री बन गया। कहने का मतलब कि जितनी बार वो प्रमोट करता है उतनी बार उसकी पेंशन की परसेंटेज उसमें इंक्लूड होता जाता है। हमने ये बात समझाया कि उत्तर प्रदेश में कोई सर्वे कराओ और जिन जिन नौजवान साथियों का मतदाता सूची में नाम है और जो बेरोजगार है, ऐसे बेरोजगारों को 5,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन लागू करो, जिसका नाम रखो मतदाता पेंशन, जिसका नाम मतदाता पेंशन रखो। आप बताओ अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू हो जाए तो बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोग चाहते हैं कि सही रहेगा? अगर जिसके घर में 4 लोग बेरोजगार हैं तब बोला 20,000 रुपया उसके घर में आएगा कि नहीं आएगा? इसके पूर्ववर्ती जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता था कि नहीं मिलता था? बोला 1,000 में केहू को परिवार चले? मोदी जी की महंगाई में 500 रुपया का मतलब 100 रुपया, 100 रुपया का मतलब 10 रुपया, 1,200 रुपया का तो गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। बोला मोदी जी 1,200 रुपया का गैस सिलेंडर बेच रहे हैं, तो बोला 1,000 में केहू का परिवार चले? लेकिन जिसकी मांग मैं कर रहा हूं मतदाता पेंशन की, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार ऐसा कर सकती है लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, सरकार नहीं करना चाहती है। आप बताओ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपकी वोट से, आपकी वोट से, आपकी वोट से, हमारी आपकी वोट से कोई तीसरा व्यक्ति मंत्री विधायक सांसद आजीवन पेंशन लेता है, बोला लेता है कि नहीं लेता है? आप बताओ, वोट हमारी और आपकी आजीवन की सुख सुविधा कोई तीसरा व्यक्ति ले रहा है। मंत्री विधायक सांसद, अगर वोट हमारी है तो बोला पेंशन हमारी होनी चाहिए कि मंत्री विधायक सांसद की होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, सरकार ऐसा कर सकती है लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। अब बोला ये लड़ाई हो चाहे कि ना हो चाहे, अब कितने बेरोजगार नौजवान साथी हमारे साथ हैं कि लड़ाई होनी चाहिए। अब बोला ये उत्तर प्रदेश में आग लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? इसका प्रचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गली गांव चौराहों पर इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जवान नेता गांव में वोट मांगे आवे, तब बोला मतदाता पेंशन के नाम पर डंडा मारो अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। ये लड़ाई भागीदारी पार्टी की है। हम ये चाहते हैं, हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। आज देश युवाओं के हाथ में है, देश युवाओं के हाथ में है। जो युवा काम कर रहा है, जो युवा मेहनत कर रहा है, आज गांव में चले जाओ के भाई बंद करिए, आज गांव में चले जाइए। आज खेती बाड़ी किसानी का जो कार्यक्रम होता है, गांव में जो लोग खेती बाड़ी किसानी करते हैं, सबसे ज्यादा युवाओं का उसमें हाथ है।
सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। जब मैं सरकार में था तो भाजपा सरकार से कहता था कि किसानों को कीटनाशक उर्वरक सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और किसानों को 300 यूनिट बिजली सिंचाई करने के लिए फ्री में दिया जाए। बताइए ये मेरी मांग सरकार से सही थी कि गलत थी? अगर किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दे दिया जाए तो बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? लेकिन सरकार नहीं देना चाहती है। आपसे वोट की तो अपेक्षा करते हैं कि वोट हमको युवाओं का मिल जाए, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आपकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं और आपकी हिस्सेदारी देने कोई नहीं जाएगा जब तक आप सड़कों पर आंदोलन नहीं करोगे, अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ोगे, आपकी भागीदारी नहीं मिलेगी। इस देश को आजाद कराने के लिए युवाओं ने अपनी कुर्बानी दे दिया। चंद्रशेखर भगत सिंह आप जैसे युवा हुआ करते थे तो बताइए इस देश में महंगाई जो है, जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न जो बढ़ रहा है, आपकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके भाइयों को शिक्षा नहीं मिल रही है, बिजली पानी आवास शौचालय पेंशन नहीं मिल रहा है, तो बताइए इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भागीदारी पार्टी चाह रही है मित्रों। और हम तो सरकार पर दबाव बना रहे, सरकार से बार बार लड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दीजिए। अगर जातिवार जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन ये जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर हम जातिवार जनगणना करा देंगे तो पिछड़े गए जो लोग हैं, अगर इनकी जाति की संख्या पता हो जाएगी तो ये भी अपने हिस्सेदारी के लिए आंदोलन करने लगेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, इनकी हमको भागीदारी देना पड़ेगी। इसलिए सरकार जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहती है। आप बताओ, आप ही लोग कहते हो, देश कहता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बोलो भारत एक कृषि प्रधान देश है कि नहीं है ना? लेकिन उससे भी बड़ी एक सच्चाई है कि भारत एक जाति प्रधान देश है। जब मां बेटे को जन्म देती है तो पहली मुहर उस पर जाति की लगती है। उसके बाद आपका भाई बड़ा होता है तो समाज में तमाम चीजों को सीखता है। ये जितनी सरकारें आई और गई, जितनी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, सब जाति आधार पर राजनीति करते हैं। जाति देखकर टिकट देंगे, जाति देखकर मंत्री बनाएंगे, यहां तक कि सरकारें तहसीलों पर ठप्पा मारकर देती हैं कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, तुम फला जाति के। सारा खेल जाति का है। अगर ये सरकार जातिवार जनगणना करा दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन ये जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं मित्रों कि जातिवार जनगणना के सवाल को लेकर आप लोगों को भागीदारी पार्टी के नीचे सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत है। बोलिए ये आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भागीदारी पार्टी चाहती है। और मित्रों, हम चाहते हैं, भागीदारी पार्टी चाहती है, देश का एक एक नौजवान साथी चाहता है। आप बताओ, देश में जितनी आबादी पुरुषों की है उतनी आबादी महिलाओं की भी है कि नहीं है? बोला है कि नहीं है? लेकिन हिस्सेदारी कहां है? शून्य के बराबर। आपके घर में आपकी बहनें हैं, आपकी माताएं हैं, उनकी सरकार में क्या हिस्सेदारी है? हम चाहते हैं कि अगर महिलाओं की आबादी 50% उत्तर प्रदेश में है तो आरक्षण भी उनको 50% अलग से मिलना चाहिए। उनको सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भागीदारी पार्टी चाहती है। और जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, मैं विश्वास दिलाता हूं
कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में तमाम चुनाव होते हैं। अभी हमने कम समय में जब आपके यहाँ क्षेत्र पंचायत चुनाव हुआ था 350 प्रधान बीडीसी उत्तर प्रदेश में समर्थित उम्मीदवार भागीदारी पार्टी ने बनाने का काम किया था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने 5 प्रत्याशी लड़ाया था, कहीं 18,000 तो कहीं 19,000 तो कहीं 12,000 तो कहीं 10,000 वोट लीड भागीदारी पार्टी ने किया। अभी निकाय चुनाव हुआ, नगरीय निकाय चुनाव, भागीदारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 33 सभासद और 2 समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन बनाने का काम भागीदारी पार्टी ने किया। और छठे जिला पंचायत भागीदारी पार्टी ने बनाया है। 2024 का सामने लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव बीतेगा, क्षेत्र पंचायत चुनाव आ जाएगा, क्षेत्र पंचायत चुनाव आ जाएगा और जैसे ही क्षेत्र पंचायत चुनाव बीतेगा विधानसभा चुनाव आ जाएगा, फिर विधानसभा चुनाव बीतेगा, नगरीय निकाय चुनाव आ जाएगा, फिर लोकसभा आ जाएगा। समय नहीं है। भागीदारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कम समय में वो परचम लहराने का काम किया है। 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। कितने राज्यों में? 17 लोकसभा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में फाइनल कर चुका हूं। अभी 10 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करने जा रहा हूं। कम से कम 50 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी इंडिपेंडेंट, किसी से कोई अलायंस नहीं। अलायंस तभी होगा जब हमारी सही से हिस्सेदारी दी जाएगी। झारखंड में 14 लोकसभा है, 3 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुका हूं और वहां जगह पूरे 14 लोकसभा सीट पर लड़ाने जा रहा हूं। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 7 लोकसभा प्रत्याशी की सूची जारी कर चुका हूं। भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी ताड़ ठोक दिया है। और अब ऐसे ऐसे कैंडिडेट हमारे हैं, 10,000 5,000 की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों की संख्या में वोट लीड करेंगे। और देखिएगा 2027 उत्तर प्रदेश में और 2025 विधानसभा बिहार में, अक्टूबर 2024 महाराष्ट्र में सरकारों को मजबूर कर दूंगा कि भागीदारी पार्टी के साथ बिना लिए उनकी सरकार नहीं बनी। अभी महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है, चर्चा तेज हो गई है कि भागीदारी पार्टी की बड़ी ताकत बढ़ रही है। 288 विधानसभा है महाराष्ट्र में, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा पर 10,000 से कम वोट आपकी हो। 10,000, 12,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 70,000 तक वोट अकेले आपकी है। ये जान लीजिए कि मामला गर्मा गया है, मामला गर्म है और लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। आप बताओ, जिस मुद्दे को लेकर, जिस सवाल को लेकर भागीदारी पार्टी लड़ रही है, ये लड़ाई सही है कि नहीं सही है? कितने लोग मानते हैं कि लड़ाई सही है? लड़ाई सही है ना? तब बोलो ये हिस्सेदारी की लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? थोड़ा उधर घुमाता भाई, कितने लोग हाथ भाई भाई लड़ाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं, देखो सभी लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो पड़ोसिया के घर में हो। बोला तो चंद्रशेखर भगत सिंह बनने की जरूरत है कि नहीं है? अगर इस देश से पूंजीपतियों को भगाना है तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। भाई देखो, मेरे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन एक विचारधारा है। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी को जो विचारधारा दी है, एक विचारधारा है, और इसी विचारधारा पर भागीदारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में परचम लहरा दिया है। कुछ कुकुरमुत्ते टाइप के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भागीदारी पार्टी ने इतने कम समय में इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ा कर दिया। वो यही विचारधारा है
साथी चर्चा कर रहे थे नीरज जी, 18 दिन 20 दिन 22 दिन में अकेले कार्यक्रम करता हूं। अभी 27 जुलाई को कार्यक्रम लगा है बिहार के नवादा में, आप देखिएगा खड़े होने की जगह नहीं रहेगी, खड़े होने की वहां जगह नहीं रहेगी। इसी तरीके से भागीदारी पार्टी निरंतर 9 तारीख को कार्यक्रम लगा है तो बनारस में पिछड़ा मोर्चा का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां तक जाएंगे। हम चाहते हैं, भागीदारी पार्टी ये चाहती है मित्रों, ये जो लड़ाई है हिस्सेदारी के सवाल को लेकर, ये लड़ाई लड़े। अभी हमने जब गांव में सर्वे कराया, मैंने देखा, हमने सरकार से एक मांग किया, हम देखा चूंकि गांव में काम करते हैं, गांव के लोगों के, ग्रामीण लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख को समझते हैं, कहीं कोई जाति जुर्म अत्याचार लूट हत्या बलात्कार होता है, उनकी मदद करते हैं। गांव में मैंने देखा तो जो व्यक्ति आवास शौचालय पेंशन दवाई का पात्र है, उसको आवास शौचालय पेंशन दवाई नहीं मिल रही, लेकिन कागज पर सब पूरा है। हमने सरकार से गुजारिश किया कि कोई एजेंसी बना लो, कोई समिति गठित कर लो, थोड़ा बहुत पैसा युवाओं के पीछे खड़ा खर्च कर दो, गांव में जो बेचारा बेरोजगार युवक घूम रहा है उसके पीछे खर्च कर दो। अब पूरे प्रदेश का सर्वे कराओ, गांव में जिसके पास 5 बीघे से कम भूमि है, हमारी बात ध्यान से समझिएगा, गांव में जिसके पास 5 बीघे से कम भूमि है, ऐसे लोगों की एक सूची तैयार करो और ऐसे नौजवानों के लिए एक कार्ड की व्यवस्था कर दो बाबा जी पूरे प्रदेश में, और उस कार्ड का नाम रख दो गरीब कल्याण कार्ड। गांव में जेकरे पास 5 बीघा से कम जमीन बा, उन लोगों के, सभी लोगों का गरीब कल्याण कार्ड बनाओ और कोटे से जो भी खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है वो सारी चीज उसे फ्री में मिलनी चाहिए। बोला मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हम ये चाहते हैं, लेकिन ये 3 किलो फ्री में अनाज देकर आप लोगों की वोट ले लेते हैं। अब गांव में जो मेरा गरीब भाई है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो अखबार पढ़ते नहीं हैं, टीवी देखते नहीं हैं, वो बेचारे सुबह उठते हैं, धब्बा फड़वा लेकर चले जाएंगे, खेत में 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे मजदूरी करेंगे, फिर आएंगे, 10 रोटी खाएंगे, चाप के सो जाएंगे। आप खुदा न खासा टीवी खोल दिए कि चलो कुछ देख लें, तो निरहुआ की फिल्म लगा देंगे, 3 घंटा निरहुआ की फिल्म देखेंगे। वो समाचार सुनते नहीं हैं, अखबार पढ़ते नहीं हैं, देश दुनिया कहाँ जा रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने सरकार से कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई फ्री देने की व्यवस्था करना है तो शिक्षा की दीजिए। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर फ्री कोई चीज देनी है तो शिक्षा कीजिए। जिस दिन उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी की सरकार बनी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक तक की शिक्षा फ्री देने का काम भागीदारी पार्टी की सरकार करेगी। आप बताओ, केरल एक राज्य है, वहां जगह प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक तक की शिक्षा फ्री दी जाती है। अगर केरल में ऐसा हो सकता है तो बताइए उत्तर प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये भागीदारी पार्टी चाहती है। लेकिन यहां 3 किलो फ्री में अनाज देते हैं। अब आप लोग समझते नहीं हो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही मोदी जी ने कहा कि देश में बड़ी महंगाई है, युवाओं को गुमराह किया, युवाओं को लगा कि नहीं यार मोदी जी सही कह रहे हैं, जब इनकी सरकार बनेगी तो हो सकता है कुछ परिवर्तन लगे। इन्होंने कहा मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, आप लोगों ने भी चाप के मोदी जी को वोट दे दिया, केंद्र में सरकार बन गई। अब मोदी जी ने कहा कि अब आए हो गियर में, आप दिखाते हैं, अब ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म दिखाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब पूरे दिन वाली सरकार थी तब सभी को पता है, जब पूरे दिन वाली सरकार थी तब बोला पता है, कुछ भी नहीं पता है। यही भाजपाइयों ने कहा हम अच्छे दिन की सरकार ले आएंगे,
बेचे तो ही बोला कै रुपया लीटर? 200 रुपया लीटर। सरसों का तेल डबल सेंचुरी मार दिया। और डीजल पेट्रोल का शतक लगा दिया बहुत पहले ही। डीजल में जरा कहीं कहीं एक आध पीछे है और वह कोई भरोसा नहीं, एकदम शतक लगा देगा। बोलिए, जो गैस सिलेंडर पूरे दिन की सरकार में 360 रुपया 400 रुपया में मिलता था, आज मोदी जी की सरकार में कई रुपया? कितना? 340 रुपया। अच्छा, 1260 रुपया। हम सोचे 340 रुपया में मोदी जी घरे घरे भेजा था, 1200 रुपया में। अब तुलना आप करो कि 300 रुपया का आपको फ्री में आ रहा है। 3 से नहीं भाई, तो 3 से ना ज्यादा लिख दिया। 50 रुपया सरसों का तेल जो था, जब इन्होंने 200 रुपया में कर दिया तो 150 रुपया एक जगह आपका काट लिए। गैस सिलेंडर 400 रुपया वाला 1200 रुपया में कर दिया, 800 रुपया आपका दूसर का जेबा काट लिए। केवल 2 ही आइटम लेना था, 800 इधर 150 उधर, कितना हो गया? 950 रुपया केवल 2 आइटम में। और आपको 100 रुपया का फ्री में आपल के परिसवा का 100 रुपया का फ्री में अनाज दे दिए और आपकी वोट ले ली। इस पर दिमाग कभी नहीं जाता है आप लोगों को। आप बताओ, आज महंगाई चरम स्तर पर है। 50 रुपया 55 रुपया किलो बिकने वाली अरहर की दाल आज 200 रुपया किलो में बिक रही है। जो सिरका बालू गरीब की जगह छोटा सा घर बनाने के लिए 3024 रुपया टाली खरीदता था, आज 8000 9000 रुपया में खरीद रहा है। जो आपको 3200 3300 रुपया में स्टील मिलती थी, आज 12000 रुपया में मिल रही है। जो आपको 250 रुपया बोरी बिकने वाला सीमेंट, जो गरीब बेचारा छोटा सा घर बनाता था, आज 450 रुपया में खरीद रहा है। आज सब्जी मंडी जाते थे पूरे दिन की सरकार में, तो नीचे तक वो भी नहीं मिलती होगी। बोलिए, गलत नहीं कह रहा हूं। 2 रुपए किलो बिकने वाला नमक आज 25 रुपया किलो बिक रहा है। लेकिन भाजपा का एक भी नेता महंगाई के सवाल को लेकर सदन में बोलने को तैयार नहीं है। बताओ, पूरा सदन चला अभी 2 महीने पहले, महंगाई के सवाल को लेकर पूरे सदन में कहीं चर्चा हुई? नहीं हुई। ये दुखद इस बात का है। और आप लोग इतना कुछ होने के बाद भी हमारे युवा नौजवान साथी भाजपा की सरकार बना देते हैं। जब पूरे दिन वाली सरकार थी तो यही भाजपा सरकार ने जीएसटी का सबसे ज्यादा विरोध किया था, और जब इनकी सरकार बन गई तो प्रदेश में जम कर जीएसटी लगाने का कोई काम किया तो भाजपा सरकार ने किया। बोलो, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। देश में नोटबंदी किया इन्होंने, नोटबंदी करके देश को तोड़ने का काम किया। आर्थिक व्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई, पूरी व्यवस्था चरमरा गई। उसके बाद भी आप लोगों ने वोट देकर सरकार बना दिया। कोरोना जैसी भयावह बीमारी ने पूरा देश में पता नहीं कितने लोग सड़कों पर चलते चलते अपने प्राणों की आहुति दे दिए। लोग मर गए, लोगों की सड़कों पर चलते चलते चप्पलें घिस गई। उसके बाद भी आप लोगों ने वोट देकर सरकार बना दिया। महंगाई चरम स्तर पर है, उसके बाद भी आप वोट देकर सरकार बना दे रहे हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पर पिछड़ों का खा लिया। आप बताओ, हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, जब इन लोगों ने आवाज उठाया तो सरकार ने उनके ऊपर लठ बजाने का काम किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2024 में आपके गांव में कोई भी भाजपा सत्ता बसपा कोई भी नेता आपके बीच में आए, खासतौर से भाजपा वालों से, तो डंडा मारो अभियान चलाओ। कि जिस तरीके से तुमने हमारे ऊपर डंडा बरसाया है रोजगार के लिए, उसी तरीके से वोट के लिए भी गांव का एक एक नौजवान साथी डंडा मारो अभियान चलाओ। हम आप लोगों से अपील करते हैं। बड़ा दुख होता है। बताओ, 5,844 पर 69,000 शिक्षक भर्ती में भाजपाइयों ने खा लिया। लेकिन भाजपा में बैठे हुए जितने भी पिछड़ी जाति के नेता हैं, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, वो चाहे सुगंध देव जी हो, कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो बताइए, इस सवाल को लेकर लड़ाई उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मेरी लड़ाई सही है कि नहीं सही है? कितने लोग मानते हैं लड़ाई सही है भाई?
देखो, सीने में आग लगनी चाहिए। बोलो, लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैं इलाहाबाद में पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था और इतनी बड़ी नौकरी से अगर मैं रिजाइन दे सकता हूं, त्याग कर सकता हूं, तब बोला आप लोगों को भी त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डंडा मारो अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अच्छा, कितने लोग डंडा मारो अभियान चलाएंगे? हाथ उठाए तो। कुछ लोग तो डर रहे होंगे भटपाइयों से कि कहीं ऐसा हो कि जेल भेज दे। भाजपा के 7 साल के कार्यकाल में 38 मुकदमा अकेले मेरे ऊपर लिखा है। कितना? कैसे बोले कितना? कोरोना काल में 18 मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया। कहीं कोई जाति जुर्म अत्याचार उत्पीड़न लूट हत्या बलात्कार हो जाता है, अगर मैं वहां मदद करने पहुंच जाता हूं तो मुकदमा लिख देते हैं। कन्हैया प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई बनारस में। जब मैं वहां धरने पर बैठा तो पुलिस ने अरेस्ट करके मुझे जेल में डाल दिया। 50 लाख रुपया का मुआवजा दिलवाया था उसको। मैनपुरी में प्रजापति की पूरे परिवार को 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जब मैं वहां गया उसके पीड़ित का तो वहां मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिए। अलीगढ़ में गया तो वहां मुकदमा लिख दिए। बांदा में प्रजापति की हत्या कर दी गई, वहां गया तो वहां मुकदमा लिख दिए। प्रतापगढ़ में पटेल थे, उसको जिंदा मार के आंख निकाल दिए, वहां गया तो वहां मुकदमा लिख दिए। 38 मुकदमा बीजेपी ने लिखा है, लेकिन मुकदमा से घबराने वाला व्यक्ति नहीं। भाजपा वाले ये सोच रहे थे कि ये सरकार से निकला है, इसकी कमर अगर हम तोड़ने का काम करेंगे तो हतोत्साहित होकर जाएगा, कहाँ आएगा तो भाजपा नहीं। हमने भी दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हमारे पास 2024 में ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म दिखाया जाएगा। हमने बंबई के चूना भट्टी में 50,000 करोड़ की रैली किया था। हम महाराष्ट्र के तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के घर पे बुलाया, खाना खिलाया और 2 घंटा वार्तालाप किया। हमने कहा हुजूर, संसाधन का अभाव था, नहीं बंबई में ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म दिखाकर जाता था। आप लोग केवल दृढ़ संकल्प कर लो कि कुछ भी हो जाए, भागीदारी पार्टी की ये लड़ाई, ये विचारधारा जो माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने दिया है, ये रुकने वाला नहीं है। बोला, ये रुकना चाहिए क्या? ये रुकना चाहिए क्या? नहीं रुकना चाहिए। तो ये जो हमारी लड़ाई है, ये आपके हिस्से की लड़ाई है। ये लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। इसके लिए जब आप लोग कमर कसोगे तो एक बड़ा आगाज होगा। और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द ही आपके रायबरेली में एक बड़ा युवा सम्मेलन किया जाए। हमने बहुत त्याग किया है, जो मैंने त्याग किया है, हमको लगता है कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, धरती पर कोई जीव नहीं है जो इतना बड़ा त्याग करेगा। हमारे लिए शादी विवाह उत्सव कोई मायने नहीं रखता। हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। हमारे घर में तमाम ऐसी घटनाएं हुई है, मैं घर पे नहीं रहता हूं। हमारे दादाजी का निधन हो गया, 110 साल के थे, मैं पानी तक नहीं दे पाया, मुंडन नहीं बना पाया। उस समय निकाय चुनाव चल रहा था, नगरीय निकाय चुनाव, मैं अम्बेडकर नगर में निरंतर कार्यक्रम कर रहा था। बताओ, हमसे बड़ा कोई त्याग करेगा? हमारी सगी बुआ मर गई, मैं घर पे नहीं था। हमारे चाचा जी के बड़े लड़के की शादी थी, उस दिन हम बरेली में कार्यक्रम कर रहे थे दोनों भाई। हमारे सगे भतीजे की भी शादी हाथ में हुई है, 3 के फंक्शन हुआ, उसमें मैं नहीं था। रात में बारात में गया, सुबह 6 बजे निकल गया आकर। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए पूरा समाज मेरा परिवार है। हमने अपने बेटे को पीजीआई ट्रीटमेंट किया था, लखनऊ पीजीआई में उसका ऑपरेशन हुआ था, 13 महीने का बच्चा था। उस समय हमारी रैली थी बनारस में, हमने रैली के लिए एडमिट किए गए बच्चे को निकाल कर घर ले आया और आज तक मैं उसका ऑपरेशन नहीं करा पाया। बताओ, मुझसे ज्यादा कोई त्याग करेगा? मेरे लिए ये पूरा समाज मेरा परिवार है। हम
आते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है ये रुकना नहीं चाहिए। बोलिए, रुकना चाहिए क्या? ये मिसाल रुकनी चाहिए क्या? तो मैं एक गुजारिश करूंगा, बोला मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप लोग 1 रुपया खर्च कर सकते हैं? कितने लोग 1 रुपया खर्च करेंगे? सब लोग। कुछ लोग तो सोचते हुए कहीं ऐसा मगर नेता इतने जमाने के बाद माल मांगने लगेंगे। बोला हमको माल नहीं चाहिए, 1 रुपया खर्च करिए, गुलाबी कलर लेकर आइए। ये देखो नम्मी है, गुलाबी कलर लेकर आइए, अब बढ़िया घर पर उसको खोलिए, अब फुटवार हुई लगाकर कलम बनाइए, अपने अपने दिवाली पर बढ़िया दीवार नहीं कबर है तो हमारे दिवालियों खराब करते हैं। जब थोड़ा गड़बड़ दीवार हो, उस दीवार पर केवल इतना लिख दीजिए, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा में भी था और 2022 तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। किसी भी पार्टी का नेता अपने गांव में वोट मांगने जाएगा और जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ी कि भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 डिग्री उसको बुखार होगा और समझ जाएगा कि यहां वोट मिलने वाली नहीं है। और ये जो गुलाबी गमछा माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने दिया है, केवल इसको लेकर आप लोग कंधे पर चलना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिकल कर लो मित्रों, 5 लोग गुलाबी गमछा ऐसे पूरे कंधे पर रख लो, अपने गांव में घूम जाओ। अब बोला गांव में चर्चा शुरू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? लोग कहेंगे ये गुलाबी गम गए कहां से आ गई? बोला चर्चा होगी नहीं होगी? आज ये गुलाबी गमछा ने जो पहचान दिया है, भागीदारी पार्टी के सभी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि आज ही आप लोग जाइए और दुकान पर गुलाबी गमछा, जो दुकान पर ना पावे तो धान का कपड़ा कटवा लीजिए और उसको हमारी तरह इंटरलॉक करा के कंधे पर लेकर केवल चलना शुरू कर दीजिए। जब मैंने शुरू में ये गमछा लेकर चलना शुरू किया तो दुकानों पर नहीं मिलता था, आज गुलाबी गमछा दुकानों पर बंटने लगा। एक घटना घटी मिर्जापुर में, हमारे कई साथी मैं जाओ सचिव को मैं फोन कर दे रहा हूं, थाने पर जब गुलाबी गमछा लेकर गए तो जानते हैं दरोगा क्या कहता है? ये भागीदारी पार्टी वाले हैं क्या? सोच लीजिए कि भागीदारी पार्टी का जलवा कायम हो गया है नहीं हो गया। एक एक पदाधिकारियों से मैं अपील करता हूं कि गुलाबी गमछा आप लोग लेकर चलिए। बोला ये लड़ाई होनी चाहिए, ये गुलाबी गमछा चलेगा कि नहीं चलेगा? और जिस दिन गुलाबी गमछा लेकर आपने चलना शुरू कर दिया मित्रों, आपके इसी रायबरेली में लोग चर्चा शुरू कर देंगे। गुलाबी गमछा लेकर नहीं कहेंगे आप भागीदारी वाले आ गए थे, बोला कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और एक काम और करिए, ये जो गुलाबी झंडा है आप अपने अपने घर पर गुलाबी झंडा लगाइए। प्रैक्टिकल करके देखिए, जिस दिन आपने अपने घर पर गुलाबी झंडा लगा दिया, जो भी व्यक्ति आपके घर के सामने से गुजरेगा और जैसे ही नजर उसकी गुलाबी झंडा पर गई तो पूछेगा क्या भैया ये क्या है? अगर भाई ये देखो मेरी पार्टी है, ये गुलाबी है, ये सब समाज की लड़ाई लड़ रहा है, सबकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है। अगर सपा बसपा कांग्रेस भाजपा अगर ये पिछड़े गए लोगों की हिस्सेदारी देने का काम किए होते तो आज इस प्रदेश में पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा और दलित अतिदलित महादलित की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो चर्चा होगी कि नहीं होगी? कोई भी वोट मांगने आया है आपके गांव में और जैसे ही झंडा पर नजर गई तो वहां तो कुछ नहीं बोलेगा, अब थोड़ी दूर जाएगा तो कहेगा देखा कि सरवा आपस झंडा लगाया है, ये वोट नहीं देगा। बोला चर्चा होना शुरू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसलिए मैं चाहता हूं
कि आप लोग गुलाबी गमछा और गुलाबी झंडा अपने अपने घर पे लगाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले क्षेत्र पंचायत चुनाव में इसी रायबरेली से एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों जिला पंचायत भागीदारी पार्टी बनाने का काम करेगी। ये मैं चाहता हूं और बहुत ज्यादा बातचीत न करके इस आशा और विश्वास के साथ कि बताइए ये जो मेरी लड़ाई है, आप लोग इस लड़ाई से सहमत हैं कि नहीं सहमत? कितने लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं? अपने अपने जगह खड़े हो जाइए।